Hello students, today we'll start next lecture on trigonometry. अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आइडेंटिटीज ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा। टेस्ट भी आप लोगों का ठीक ठाक गया, डिस्कशन भी उसका लग चुका है। अब ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूएशन में हम लोगों का आज का जो लेक्चर है विच इज बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं। ये जेईई मेन के एक फेज में, यानी कि अब जेईई मेन 2 बार होता है, तो एक बार में अगर 10 पेपर्स हुए तो 10 पेपर्स में आप मान के चलिए 5 to 6 पेपर्स में हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम होगी। मींस 50% चांसेस हैं। कहने का मतलब इसकी इंपॉर्टेंस मोर देन 50%। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा जेईई मेन का, जिस भी शिफ्ट में होगा उस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यानी कितनी फ्रीक्वेंसी से आता है, हमें ये मान करके चलना है कि हर पेपर में आता है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि हर साल तो आता ही है, क्योंकि अब पेपर्स एक ही फेज में, जैसे मान लो इस साल वाले बच्चे अभी जनवरी में दे चुके हैं, तो जनवरी में अगर 10 पेपर्स हुए तो 10 पेपर्स में 5 to 6 पेपर्स में हाइट एंड डिस्टेंस वाली प्रॉब्लम आई थी। तो अब 5 to 6 शिफ्ट में अगर आप भी आए होंगे तो आपको भी मिलेगा नेक्स्ट ईयर। या अगर आपको जनवरी फेज में नहीं मिला तो अप्रैल शिफ्ट में जो पेपर होता है, अभी तो अप्रैल का हुआ नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब अप्रैल का होगा तब आपको उसमें मिल जाएगा। नहीं कहीं ना कहीं तो फंसना है, यानी आप मान के चलो कि सर्टेनली एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। जितनी गारंटी बाकी और क्वेश्चन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ज्यादा अगर आप मेरे से पूछो कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या है, तो आई विल से ये सेकंड नंबर पर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं, और थर्ड नंबर पे आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स। अब लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स की बात करें, यानी फ्रीक्वेंसी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी आप हमने नोट कर लिया कि गारंटीड है, यानी 100% हमें आएगा ही आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में मिलना ही है। लेवल ऑफ द क्वेश्चन 10th लेवल विद कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास, यानी 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आपने 10th में भी पढ़ा है, वही लेवल का क्वेश्चन आएगा। तो ये मैंने क्यों बताया, ताकि आपका ध्यान मैं अच्छे से यूज कर सकूं पढ़ाने में, आपको ध्यान से पढ़ना है। और अब हम चालू करते हैं। चालू करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। मीनिंग है नहीं हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स, यानी या तो किसी की हाइट पूछ ली जाएगी, या किसी चीज से हम किसी ऑब्जेक्ट से कितने डिस्टेंस पर खड़े हैं ये हमसे पूछा जा सकता है। दिस इज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज हाइट। तो हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स, इसमें कुछ टिप रिक्वायर्ड है, वो टिप मैं आपको बता देता हूं। पहले बेसिक्स हम लोग देख लेते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी हाइट एंड डिस्टेंस बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिक्स है कि हमारी स्केचिंग अच्छी होनी चाहिए। स्केचिंग मतलब पेंटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन किसी पॉइंट से, ये ऐसी स्केचिंग जो कि आप 10th में सीख चुके हो। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तब भी आप सीखोगे, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा, फिर आप प्रीवियस ईयर जेईई मेन के क्वेश्चंस करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों को स्केचिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर स्केचिंग आपसे हो गई तो कोई टेंशन नहीं है। इसमें स्केचिंग में टिप है कि एंगल ऑफ एलिवेशन 8 बोल दिया, मतलब आप ऐसे फिगर की तरफ ध्यान देंगे। मतलब जब भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन 8 क्वेश्चन में मिल जाए, मतलब वी आर ऑब्जर्विंग और सीइंग दैट ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं। वी आर सीइंग दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम टू टॉप, या फ्रॉम ग्राउंड या ऑन ग्राउंड। ग्राउंड से हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट को। और एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर आ जाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऑब्जर्वर कहां खड़ा है, ऑब्जर्वर इज एट सर्टेन हाइट, हाइट से किसी चीज को देख रहा है।
तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाए मतलब ऐसे व्यू बनाना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाए मतलब इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। तो स्केचिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आप बेसिक या बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होना चाहिए tan थीटा क्या होता है, cos थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, sin अल्फा क्या होता है। बस यही बेसिक्स रिक्वायर्ड है। स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टिप्स, तो ये बेसिक तो बच्चों मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भरोसा है कि आपको ये सब तो आता ही होगा। टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टिप्स में पहली टिप, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन में कोई भी एंगल 30 डिग्री या 60 डिग्री फंस जाए, जैसे ये 30 डिग्री फंस जाए, तो आपको इस ट्रायंगल का पूरा बायोडाटा पता होना चाहिए। अगर 30 के सामने ये 90 डिग्री हो गया, स्केचिंग हो गई, ये हाइट हो गई, यहां पर ऑब्जर्वर है, एंगल ऑफ एलिवेशन एट दिस पॉइंट फॉर द टॉप ऑफ द टावर, ये टावर है, टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। इस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का एंगल मतलब ऑब्जर्वर की मशीन ऐसे थी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, अब उस मशीन को उसको ऐसे घुमाना पड़ा टू वॉच द टॉप ऑफ दिस टावर, तो 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन आया। तो 30 डिग्री के लिए आपको पता होना चाहिए ये अगर x है, अब आपको एक लॉजिक पता है 9th क्लास का, इन अ ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर साइड, लार्जर एंगल, द साइड अपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लार्जर। इन दोनों में लार्जर कौन है? ये 60 के सामने वाला, तो ये छोटा होगा, तो छोटा कैसे करना है? x/√3। अगर मान लो ये x है, 30 के सामने x, तो 60 के सामने √3x होगा। ये दो फिगर मैं बना देता हूं, आप नोट कर लेना। मान लीजिए 30 डिग्री है, यहां पर x है, 30 के सामने x, तो ये √3x अभी पड़ा। 30 से लगा x है, तो 60 के सामने x है, तो 30 के सामने छोटा होगा। ये पहली टिप है। दूसरी टिप, अगर 45 डिग्री कहीं फंस जाए, तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा, तो दोनों इक्वल होंगे। If it is h, then it will be h. अगर 45 डिग्री ऐसे फंसे, if it is x, then it will also be x. ये क्या हो जाएगा? √2x। यहां पर हाइपोटेनस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप निकाल सकते हो x में ही, यहां पर भी आप निकाल सकते हो, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं थर्ड टिप की। ये समझ गया ना कैसे कैसे आया? वही tan 30 यूज करके आप कर लेना, या cot 30 यूज करके कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो 30 और 60 और 45 के लिए हमने देखा, क्योंकि मैक्सिमम यही एंगल्स यूज होते हैं इन क्वेश्चंस में। थर्ड टिप है कि अगर आप किसी राइट ट्रायंगल में हैं और ये वाला एंगल अल्फा है और ये x है, अल्फा के लिए बेस x है, तो परपेंडिकुलर होगा x tan अल्फा। याद कैसे रखोगे? tan अल्फा में परपेंडिकुलर आता है, तो परपेंडिकुलर tan अल्फा से रिलेटेड है x tan अल्फा। मान लीजिए इसी ट्रायंगल में ये अगर अल्फा है और ये h हाइट ऑफ द टावर आपको मेंशन है, तो आपको टाइम पास नहीं करना है कि भाई अगर ये x है तो इसको हम लोग ये जैसे हो गया a b c, तो अब टाइम पास करने लगे कि tan अल्फा इन द ट्रायंगल, मतलब इन ट्रायंगल a b c tan अल्फा इज इक्वल टू a b अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो a b इज इक्वल टू x tan अल्फा। ये सब टाइम पास आपको नहीं करना है, ठीक है? तो अब आप डायरेक्ट याद रखेंगे कि अगर बेस आपको दिया है किसी ट्रायंगल में, बेस दिया है मतलब बेस कब डिफाइन होता है, ये बेसिक तो आपको पता ही है। अगर ये एंगल अल्फा है तो इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर ये एंगल अल्फा है तो बेस इसको बोल देंगे और इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। अल्फा के सामने वाली साइड को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं राइट ट्रायंगल में। तो जब भी ऐसा फिगर बन जाए और बेस दिया हो तो परपेंडिकुलर होगा x tan अल्फा। याद करने का तरीका, tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर पहले आता है, इसलिए परपेंडिकुलर x tan अल्फा। अगर आपको tan अल्फा के सामने वाले यानी परपेंडिकुलर दिया है और बेस आपको इसके फॉर्म में निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? h cot अल्फा। ठीक है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है और ये आपका 15 डिग्री है, ठीक है, या इसको आप थीटा बोल दो, और ये आपको दिया हुआ है 45 मीटर, परपेंडिकुलर दे दिया। बेस कैसे लिखेंगे? 45 cot थीटा लिख देंगे डायरेक्टली, टाइम पास नहीं करेंगे। मान लो आपको ये वाला एंगल दिया है अल्फा और ये आपको दिया है 20 मीटर्स,
इसको आप कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर है ना, 20 tan अल्फा लिखोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है बच्चों, इससे टाइम बचता है। 20 tan अल्फा लिखोगे। मान लीजिए अगर सिचुएशन ऐसी है, ये दे दिया अल्फा, ठीक है, ये एंगल हमें नॉन है, तो अगर हमें ये पता है x, जैसे इसको 10 मीटर कर दो, ये जो भी टिप हम पढ़ रहे हैं परपेंडिकुलर और बेस के लिए पढ़ रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर दिया है, बेस पूछा है, बेस का लेना देना कोट से, तो क्या हो जाएगा? 10 cot अल्फा। अगर मान लो ये एंगल अल्फा, ये आपको हाइट ऑफ द टावर 20 मीटर दिया है, तो आपको बेस दिया है परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा? 20 tan अल्फा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये टिप मैं आपको बता चुका हूं, सारी टिप्स। अब उसके बाद में थर्ड चीज है स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। स्टेप्स, फर्स्ट है ड्रॉ द स्केच, ड्रॉ द फिगर। सेकंड है ऑब्जर्व, राइट ट्राइंगल्स ओनली, राइट ट्राइंगल्स ओनली। ठीक है, बस थ्योरी खत्म हुई। थ्योरी के नाम पर तो कुछ था नहीं, बेसिक्स आपको ऑलरेडी आता है। टिप आपको मैं बता चुका हूं। टिप परपेंडिकुलर और बेस को कोरिलेट करने के लिए टिप थी। टिप दो ही टाइप की थी, 45 में परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल होते हैं। 30 डिग्री के केस में 30 डिग्री के सामने वाला छोटा होगा, 60 डिग्री के सामने वाला बड़ा होगा। बड़ा करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटा करने के लिए √3 से डिवाइड करेंगे। अल्फा अगर किसी में है, 30 45 नहीं दिया है, अल्फा दिया हुआ है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर बेस अगर x दिया है तो बेस इंटू 10 अल्फा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर दिया है अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में बेस हो जाएगा ये लेंथ इंटू कोट अल्फा। ठीक है, याद हो गया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। मैं डायरेक्टली बच्चों प्रीवियसली आस्क्ड जेईई में जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को ले रहा हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन है अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर। अ बर्ड इज सिटिंग on the top of a vertical tower, vertical pole, your tower 20 meter high and its elevation from a point O, from a point O in the ground is 45 degree. It flies off horizontally straight, आपको ना बच्चों बोर नहीं होना है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, फील करते जाओ, मन ही मन में स्केच फील करो। स्ट्रेट अवे फ्रॉम द पॉइंट O, अवे फ्रॉम O, आफ्टर 1 second, the elevation of the bird from O reduced to 30 degree. Then the speed of the bird is. Then the speed of the bird is. चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 20√2, ये जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में है। ऑप्शन 2 है 20 टाइम्स ऑफ √3 - 1, सी है 40 टाइम्स ऑफ √2 - 1 एंड डी है 40 टाइम्स ऑफ √3 - 2। क्वेश्चन को डी कैसे करना है, आप जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको आता है तब भी नहीं करेंगे। शुरू के 2 क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस मैं कराऊंगा सबको आप अपनी मन मर्जी से कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आंसर मैच कर लेना, बट अभी आपको सुनना है। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। अब सॉल्व कैसे करते हैं ये देखो।
फील करते जाना है, जैसे जैसे लाइन बोलती जाती है वैसे वैसे स्केच करते जाना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में लाइन आती है वैसे वैसे स्केच करते जाना है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, वर्टिकल टावर ये रहा ग्राउंड, बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर 20 मीटर हाई एंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्राउंड, एलिवेशन मतलब ऐसे देखेंगे तो यानी इस पॉइंट पर इसका एलिवेशन ये 20 मीटर हाई, ये यहां बर्ड है, ये पॉइंट O, इट्स एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट इन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। उसके बाद इट फ्लाइज ऑफ, अभी उड़ती है, इट फ्लाइज ऑफ हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट मतलब ये हॉरिजॉन्टल है स्ट्रेट, अवे फ्रॉम O, O से दूर जाती है तो ऐसे उड़ेगी, अवे फ्रॉम O आफ्टर 1 सेकेंड, यानी 1 सेकंड के लिए उड़ी, यहां पहुंच गई, आफ्टर 1 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bird from O reduced to 30 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द बर्ड इज, स्पीड ऑफ द बर्ड पूछा है ना, तो स्पीड ऑफ द बर्ड इज x, ठीक है, x मीटर, स्पीड क्या हो गई बढ़ के x मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के लिए उड़ी तो डिस्टेंस कितनी हो गई x, यानी इसको यहां पर ऐसे अगर मैं ड्रॉ कर लूं तो दिस इज x, ठीक है। अब फिगर बनने के बाद में ऑब्जर्व द राइट ट्रायंगल ओनली, राइट ट्रायंगल को ही ऑब्जर्व करना है। अब बच्चों सबसे पहले जिसमें कुछ एंट्रीज आपको दी हुई हैं, इस ट्रायंगल में दी हुई है, ये वाले राइट ट्रायंगल को ऑब्जर्व किया तो ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20, ठीक है, टिप काम आ रही है ना, ये 20 हो गया। फिर अब ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20। एक राइट ट्रायंगल से जो करना था आपने कर लिया। एक बच्चे का, एक या दो या ज्यादा बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है सर इसको क्यों काम में नहीं लिया। इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करने पर ये चीज ज्यादा कॉमन है, ये रिलेवेंट नहीं है दोनों, इसलिए इनको लिया ही नहीं। 45 को यूज किया 20 आया, 45 वाला ट्रायंगल खत्म। 30 को यूज किया, अगर ये 20 है, इस वाले ट्रायंगल में 30 के सामने 20 है तो ये कितना होगा पूरा 20√3 होगा। मुझे क्या चाहिए x, x मिल गया, x क्या हो जाएगा this minus this, 20√3 minus 20, so 20 into √3 minus 1, what was the unit, x की यूनिट थी मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बोलता था हम, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस खेल रहे हैं तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस में हाइट एंड डिस्टेंस में आप ट्रायंगल को जब भी पकड़ोगे तो स्पीड काम नहीं आएगी, डिस्टेंस काम आएगी, तो आपको डिस्टेंस में ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये डिस्टेंस आ गई x, 45 लिया, ये 20 तो ये 20, 30 लिया, 30 के सामने 20, टिप काम है। अब यहां पर अगर आप tan थीटा cot थीटा लगाओगे तो टाइम वेस्ट होगा, तो ये 20 तो ये क्या हो जाएगा 20√3, 60 के सामने, तो x क्या हो जाएगा 20√3 minus 20 is equal to x, so it is मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वाला क्वेश्चन भी जेईई मेन 2014 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी जेईई मेन 2014 में पूछा। मैं क्या करूंगा, आपको जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस करा रहा हूं वो 14, 15, 16 के होंगे, बाकी क्वेश्चंस फिर आप लोग करेंगे, होमवर्क में आपको दूंगा। क्या हम लोग सीखे थे कि क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ करके फिर हमें स्केच बनाना है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब हम लोग ऐसे देख रहे हैं, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओ, स्केच बनाते जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, ये टावर रहा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं से देख रहे होंगे ग्राउंड पर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, ये टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड was observed to be alpha, ठीक है। यहां तक लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जा रहे हैं, एक्शन लेते जा रहे हैं, यहां तक का हो गया। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम P टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, ये फुट ऑफ द टावर, इसकी तरफ 2 मीटर चले हम लोग, तो ये 2 मीटर चले। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू बीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। यहां तक पूरा फिगर बना लिया। Then the height of the tower is, ये पूछा है बस।
तो अगली टिप क्या थी, स्केच बनाने के बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल्स को ही देखना है। तो ये वाला ट्रायंगल को देखा पहले, क्योंकि पहले ये दिया हुआ था अल्फा के सामने h, तो ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा, h कॉट अल्फा, पढ़े थे ना बेस, ठीक है। फिर इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, अगला राइट ट्रायंगल देखो, एक बार एक राइट ट्रायंगल देख लिया, उसके बाद अगला राइट ट्रायंगल, ये वाला राइट ट्रायंगल देखो, तो अभी इसमें है हम लोग, ठीक है। अब सोचना ये बीटा ये h, तो ये क्या हो जाएगा h कॉट बीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस के लिए कॉट और परपेंडिकुलर के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे याद रखोगे तो टाइम बचेगा, अदरवाइज आप क्या करोगे, इस ट्रायंगल में 10 अल्फा लगाओगे, इस ट्रायंगल में 10 बीटा लगाओगे तो टाइम पास होगा। ये हो गया h कॉट बीटा 2। अब हमें h चाहिए, तो देखो क्या मिला, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा कितना होगा 2, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा इज इक्वल टू 2, h कॉट अल्फा माइनस h कॉट बीटा इज इक्वल टू 2। आपसे h पूछा है, h निकल जाएगा, तो h इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, साइन कोस, तो 2 अपॉन कोस बाय साइन, कोस अल्फा बाय साइन अल्फा माइनस कोस बीटा बाय साइन बीटा। सॉल्व किया, कोस अल्फा साइन बीटा, तो साइन बीटा कोस अल्फा माइनस कोस बीटा साइन अल्फा, कोस बीटा साइन अल्फा, ये दिख नहीं रहा होगा आपका कि मैंने बोल दिया, साइन बीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा अपॉन साइन अल्फा साइन बीटा, तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा। नीचे क्या बन रहा है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ऊपर बना 2 साइन अल्फा साइन बीटा, नीचे क्या बना, साइन क्या बना, बीटा माइनस अल्फा। कुछ बच्चों ने बोल भी दिया था, तो देखो कौन सा ऑप्शन, 2 साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, लेकिन ऐसा कुछ आ रहा है, तो देखो कौन सा, ये आपका पहला वाला ऑप्शन, साइन बीटा माइनस अल्फा। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आप समझो कि मैं कितना जल्दी जल्दी कर रहा हूं। आप बोलोगे कि सर आप बड़े चालाक हो, आपने इजी क्वेश्चन उठा लिए। मैंने बच्चों ऑर्डर में उठाए, 14 से स्टार्ट किया था, क्योंकि अपना जो मटेरियल बना हुआ है इस तरीके से बना हुआ है कि जो आपको क्वेश्चन बैंक मिली है उसमें 2002 यानी जब से AIEEE होती थी, जेईई मेन का पहला नाम AIEEE था, तो 2002 से 2013 तक उसमें दिया हुआ है, और 14 से 20 की अलग बुकलेट बनी हुई है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सॉफ्ट कॉपी में हेमंत सर से कॉल करके या कोचिंग में कॉल करके मंगा सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं और अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ें मेरे साथ। क्या करना होता है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, स्केच बनाते जाओ, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब 10 to 50 सेकंड्स का क्वेश्चन मेरे लिए, आपके लिए 50 सेकंड से 1 मिनट 30 सेकंड ले लो, लेकिन बहुत शांति से पढ़ते जाओ और फिगर बनाते जाओ। 10 वर्टिकल पोल्स, 10 वर्टिकल पोल्स स्टैंडिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन द सेम लाइन, ठीक है। यानी एक ही लाइन पर वर्टिकल पोल्स 10 खड़े हैं इक्वल डिस्टेंस पर। अब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उनकी हाइट है, ऐसे है कि ऐसे है कि किस तरीके से, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पर है। अब आगे क्वेश्चन बताएगा आपको इस बारे में, मतलब 10 पोल्स खड़े हैं, तो इमेजिन कर लो 10 पोल्स एक ही रो में खड़े हैं इस तरीके से। सबटेंड द सेम एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा एट द पॉइंट O ऑन दिस लाइन। तो मान लीजिए ये कोई पोल है, तो ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, अल्फा, किस पर, O पर। तो अगला पोल भी अल्फा ही सबटेंड कब करेगा, जब वो इससे लगा हुआ हो, उसका टॉप यहां हो, तभी तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा आएगा। फिर अगला इक्वल डिस्टेंस पर, ये वाली डिस्टेंस इक्वल है एंड सो ऑन। तो ये आखिरी हो गया, पूरे 10 के 10 बना हुआ तो टाइम पास होगा। तो ये तो फर्स्ट पोल हो गया, ये 10th पोल हो गया, तो इसको P1 बोल दो, इसको P2 बोल दो, और ये क्या हो गया, 10th पोल हो गया। अब वो ये कह रहा है कि हर पोल के बीच की डिस्टेंस, मतलब हर दो पोल्स कॉन्सेक्यूटिव पोल्स के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी है या इक्वल है, क्या पूछा है तो नहीं पता, लेकिन इक्वल है डिस्टेंस, तो लेट इट बी x। ऑल द पोल्स ऑन द सेम साइड ऑफ O, O के एक ही तरफ है ना, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल बनाना है अल्फा सबके लिए। तो देखो इस पोल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप के लिए अल्फा, इसके टॉप के लिए अल्फा, इसके टॉप के लिए अल्फा। सारा खेल फिगर पर डिपेंड करता है। अगर आपने सही फिगर बनाया तो आप सही जा रहे हो। इक्वल डिस्टेंस यानी सब x की डिस्टेंस पर है।
इफ द हाइट ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल इज h, लॉन्गेस्ट पोल ये वाला होगा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द स्मॉलेस्ट पोल फ्रॉम o इज a, ये वाली जो है ये a है, ये a है, बाकी सब x x है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सेक्यूटिव पोल्स x पूछा है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि जब दो पोल ऐसे खड़े हों या तीन पोल खड़े हो तो ये कितना गैप हुआ, x x 2x, तीन खड़े हो तो 2x, चार खड़े हो तो 3x। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहां से लेकर यहां तक 9x होगा कि नहीं होगा। कैसे, ये x कितनी बार आएगा ऐसे गैप, 9 टाइम्स, अभी बताया ना आपको, ये क्या हो गया 9x। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। अब आप वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो, आप सीख गए हो। सारा खेल फिगर का है बच्चों। आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द x, a आप आंसर में यूज कर सकते हो, h यूज कर सकते हो, अल्फा यूज कर सकते हो। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहला राइट ट्रायंगल वो यूज करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ दिया हो। तो मुझे ये दिया हुआ है, ये पूरा वाला पकड़ा मैंने, O P1, इसको कोई नाम दे दो। ये पूरा वाला ट्रायंगल पकड़ा, अल्फा के सामने h, तो ये पूरी लाइन क्या आ जाएगी, बेस है h cot अल्फा, यानी a plus 9x कितना आया, a plus 9x आया h cot अल्फा। क्या पूछा है, x, ये लो, x is equal to h cot अल्फा minus a by 9। इसमें तो एक ही ट्रायंगल से बात बन गई क्योंकि एक ही वेरिएबल हमें पता करना था। तो जैसे ये लिखा बात बन गई है, a काम में आ गया, x काम में आ गया, h काम में आ गया, एक ही इक्वेशन से x आ गया, ये रहा आपका x। बस अब लेकिन आंसर कोड में नहीं दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, h cos अल्फा अपॉन sin अल्फा माइनस a sin अल्फा अपॉन 9 sin अल्फा। तो h cos अल्फा माइनस a sin अल्फा अपॉन 9 sin अल्फा, ऑप्शन सी, h cos अल्फा माइनस a sin अल्फा अपॉन 9 sin अल्फा। अब आप बोलोगे कि सर इतना सिंपल थोड़ी ना होता है, इतना सिंपल ही होता है बच्चों हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम्स। बस आपको ना जो मैंने टिप बताई थी वो टिप आपको दिमाग में रखना है। आप क्या करते हो, आप उलझते रहते हो, इसमें 10 लगाओगे फिर बड़े वाले में 10 लगाओगे और आपको पता ही नहीं रहता है कि कब क्या कैसे मैनेज करना है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री में ही लगे रहते हो, मैनेज नहीं कर पाते हो। यहाँ सीधा सीधा सर ये वाला ट्रायंगल इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें ज्यादातर चीजें दी हुई है। ये हमने निकाला x x करके 9x, ये वाली डिस्टेंस क्योंकि ये x था ये x था, हम कैलकुलेट कर सकते हैं P1 और P10 के बीच में, फर्स्ट पोल और 10th पोल के बीच की डिस्टेंस 9x, ये a, तो ये a plus 9x, ये h, रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मिटा करके अगला क्वेश्चन दूंगा, वो आपसे डेफिनेटली होना चाहिए। देखो ये अगला क्वेश्चन है, ये जेईई मेन 14 में पूछा गया था। अब देखो, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, इतना सा पड़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, हमें क्या लीड मिल गई, टावर बना दो, एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो, ठीक है। फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट्स A B C ऑन अ लाइन, एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स पर एंगल ऑफ एलिवेशन है, 3 पॉइंट्स के लिए 3 एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब अगर आप फ्रीली सोचोगे तो ऐसे, टावर तो अपनी जगह ही है लेकिन 3 पॉइंट्स ऐसे बन रहा है, ऐसा फिगर बनना चाहिए ना। The angle of elevation of the top of the tower from 3 collinear points A, B, C on a line leading to the foot of the tower. Leading to the foot of the tower. A, B, C कैसे हैं? Respectively और लगा हुआ है, यानी A, B, C, ठीक है। Leading to the foot of the tower, A, B, C इस तरीके से। Leading मतलब foot of the tower की तरफ लीड करते हुए। R 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। देन AB is to BC, AB is to BC पूछा है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, AB is to BC हमारा काम है निकालना, दिया कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंगल्स दिए हैं। तो इन तीनों राइट ट्रायंगल में एक चीज कॉमन है, क्या? हाइट ऑफ द टावर h, जो कि हमने मानी है। अब आप तो एक्सपर्ट हो, आपको क्या चाहिए? AB। तो आप कितने राइट ट्रायंगल बने हुए? अगली टिप में मैंने आपको क्या सिखाया था बेसिक में, फिगर बनाने के बाद में, यानी हाउ टू हैंडल दीस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट ड्रॉ द फिगर, सेकंड ऑब्जर्व द राइट ट्रायंगल्स ओनली। तो कितने राइट ट्रायंगल है? एक तो ये है, एक ये है, एक ये है। अब फटफट मार्क करते जाओ। 60 के सामने h, तो ये कितना होगा? h/√3, ठीक है। 45 के सामने h, तो ये कितना होगा? h। बहुत सिंपल है,
30 के सामने एच। माना कि मेरे लिए सिंपल है क्योंकि मैं सालों से पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप अगर एक ही क्वेश्चन में बहुत ज्यादा देर तक ऑब्जर्व करोगे तो आपको टिप पता लग जाएगी कि कैसे यूज करते हैं। मतलब ट्राइंगल में कुछ ना कुछ तो देगा ना वो। ये एच मान लिया, अब ये क्या हो जाएगा 30 के सामने एच, तो ये एच √3 हो जाएगा। अब ये एंगल चूंकि हमें पता है तो हमने रटा हुआ है, अदरवाइज क्या होता, अगर ये एच है तो ये होता एच कॉट अल्फा, ये एच है तो क्या होता एच कॉट 45, ये एच है तो क्या होता एच कॉट 60। अब क्या हो गया, आपको क्या पूछा, AB is to BC। AB क्या होगा, AB होगा दिस माइनस दिस, क्योंकि हमें ऐसे पता है, ये पता है, फिर ये पता है, फिर ये पूरा पता है, तो AB क्या हो जाएगा, ये पूरा माइनस ये। तो ये AB समझ रहे हो ना, AB ये पूरा माइनस ये, तो ये पूरा कितना है h√3 माइनस ये। इस पॉइंट को आप कोई नाम दे सकते हो, तो AB इज इक्वल टू AD माइनस BD। BD क्या है, H डिवाइडेड बाय। उसके बाद में आगे बढ़े, BC पूछा है, BC मतलब ये, तो ये पूरा कितना है H माइनस BC पूछा है ना CD H बाय √3। मतलब सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस फिगर बनाने में बहुत टाइम देना। H कॉमन ले लिया √3 माइनस 1, नीचे फिर H कॉमन लिया 1 माइनस 1 बाय √3, √3 माइनस 1 अपॉन √3 ऊपर चला जाएगा, ये निपट लिया, क्या है √3:1, ऑप्शन ए। बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बच्चों, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाना है। जो भी प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूं उतने में ही बढ़ा लेना, ताकि जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे घर पर वो फटाफट कर सको, लेकिन हड़बड़ी में मत करना, सारी मेहनत यही करना। इसके बाद में अच्छे से राइट ट्रायंगल्स को निहारा करो, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया करो, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब मैं अभी पोज करूंगा, फिर इसको मिटाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगा, लेकिन आपको मैं तुरंत दिख जाऊंगा क्योंकि मैं बीच वाले को पोज कर दूंगा, ठीक है। Hello friends, we all are aware about the online teaching this time. It is a very appropriate measure, but there are some protesters too. Criticism can be easily judged, but in case of Core Academy, they provide us with a feature of learning at home. Here, we don't have to struggle too much of finding our videos, just we have to enter the subject and the class and we get the videos. So we can watch our video lectures anytime we want. Moreover, they also provide us with the feature of submitting doubts, where the doubts are answered in just few minutes. So for these reasons, I found this learning at home feature to be very beneficial. हेलो फ्रेंड्स, अभी कोविड-19 के कारण हमारी पढ़ाई बहुत इफेक्ट हुई है, ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कोर अकेडमी के लर्न एट होम फीचर से हमारी ये प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए एट द ईज ऑफ आवर होम हम घर बैठे वीडियोस देख सकते हैं और इससे स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं, और साथ ही ये सभी वीडियो लेक्चर्स हमें सिस्टमैटिक वे में मिलते हैं, जिससे कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ढूंढने में हमें परेशानी नहीं आएगी। So, I strongly recommend you to try this feature of Core Academy, and I guarantee कि आपको ये ऑनलाइन स्टडी भी ऑफलाइन स्टडी जैसी ही लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस की वो ये थी कि मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, मैं अपने टीचर से डाउट नहीं पूछ पा रहा था, उनके स्पेशल कैरेक्टर्स टाइप नहीं कर पा रहा था। तो जब लर्न एट होम पर हम लोग एडमिशन लिया तो उसमें एक फीचर मिला कि अब जब भी आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप उसकी फोटो खींचकर वेबसाइट पर अपलोड कर दें, और टीचर जनरली 1 घंटे के अंदर ही उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन वापस अपलोड कर देता है वेबसाइट पर, जिससे हमें एक नोटिफिकेशन मिलता है कि योर दिस एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय योर एजुकेटर। तो अब डाउट्स की कोई प्रॉब्लम बची नहीं है जो मेजर प्रॉब्लम थी, तो मुझे ऑनलाइन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी ऑनलाइन टीचिंग का दौर चल रहा है, जिसके चलते हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कभी हमें रिप्लाई बहुत लेट मिलता है, कभी हमें रिप्लाई ही नहीं मिलता है, और कभी कभी हमें डाउट टाइप करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन कोर एकेडमी के लर्न एट होम प्लेटफॉर्म पर मेरे डाउट्स बहुत ही ईजिली क्लियर हो जा रहे हैं। इसके लिए मुझे अपने डाउट का फ़ोटो कोर एकेडमी की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ता है, जो कि हमारे टीचर्स विद इन फ्यू मिनट्स उसका रिप्लाई कर देते हैं और हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी स्टडीज़ अभी ऑनलाइन चल रही हैं, तो ऑनलाइन स्टडीज़ में मैंने तो सबसे ज़्यादा नेटवर्क का प्रॉब्लम फेस किया, जिसके कारण कभी ऑडियो तो कभी वीडियो क्लियर नहीं होती, जिसके कारण मैं अपने अच्छे नोट्स नहीं बना पाता था। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है कोर एकेडमी का लर्न एट होम प्लेटफॉर्म, जिसमें मुझे मेरे टीचर्स के अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलते हैं, और मैं इन वीडियोज़ को अपने स्टडी आवर्स में कभी भी देख सकता हूँ और वीडियो पॉज करके अच्छे नोट्स भी बना सकता हूँ।
अब मुझे ऑनलाइन स्टडी में कोई भी परेशानी नहीं जा रही। अब इस क्वेश्चन को बच्चों ने मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, ये 2015 में आया था। एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको ना जो मैंने स्टेप्स बताई थी और टिप बताई थी वो ध्यान रखना है। हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम में फिर रिपीट कर दे रहा हूं, एक ही टिप है कि जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करो, हमारा पूरा फोकस राइट ट्रायंगल्स पर ही होना चाहिए। जितने राइट ट्रायंगल्स बने उन सभी पर होना चाहिए। अगर वो राइट ट्रायंगल्स आप नहीं देख पा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, ये टावर बना दिया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ए ड्यू ईस्ट ऑफ इट, इसके ईस्ट में। डायरेक्शन आपको पता है ना, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ड्यू ईस्ट ऑफ इट इज 45 डिग्री, यानी जमीन पर इसके फुट से ईस्ट में, ये यहां से इसको देखा गया तो दिस पॉइंट इज ए, तो टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। अभी तक ये फिगर बना, ये टावर है हमारा। अब आगे बढ़ रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर। अब इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहीं और से देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम अ पॉइंट बी ड्यू साउथ ऑफ ए, यानी ए के साउथ में। अब आप इमेजिन बच्चों एक्चुअल करना, यहां पर आप फिगर में कचरा मत करना। देखो आप इस तरीके से देखना, ये यहां पर टावर खड़ा था तो इसके ईस्ट में मैं हूं, तो मैंने इसको ऐसे देखा, एक फिगर तो ये बना दिया। अब वो ये बोल रहा है कि जैसे मैं खड़ा हूं, आप मेरी जगह खड़े रह करके देखो, साउथ किधर होगा? हॉरिजॉन्टल में, इधर की तरफ, कैमरे की तरफ आ रहा हूं मैं, ठीक है? तो साउथ होगा, तो यानी ए से बी ये यहां पर खड़ा है। ड्यू साउथ ऑफ इट इज 30 डिग्री। अब यहां से जब इस टावर की इसको देखेगा तो हमें फील नहीं आ रही है, ठीक है? तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर आपको ये 90 डिग्री समझ में आ गया तब तो आपको फील आ जाएगी, और नहीं समझ में आया तो बच्चों आपको फील नहीं आई। मैं वापस से आपको बताता हूं, आपको क्या करना है। आपको टिप पता है कि जितने सिचुएशन में क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है, से आपको सीखने को मिलेगा कि जब भी डायरेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आ जाए तो किस तरीके से डील करना है। तो वापस से रिपीट कर दो, देयर इज ओनली वन टिप, फील या इमेजिन ऑल द राइट ट्रायंगल्स एसोसिएटेड टू द फिगर ऑफ द क्वेश्चन। तो पहला राइट ट्रायंगल कि ये टावर था सर, टावर अपनी जगह ही, ये कभी नहीं हिल रहा है। इस टावर के फुट के ईस्ट में एक पॉइंट से जब इसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। इस पॉइंट का नाम ए है। टावर को कुछ ना कुछ दे देते हैं क्योंकि अगला फिगर इसमें नहीं बन पा रहा है, तो टावर का नाम मैंने दिया सी डी। टावर का नाम दे दो सी डी। टावर का टॉप डी है और फुट सी है। अगला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अगली लाइन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर, इसी का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट बी ड्यू साउथ ऑफ ए, यानी इसके बी में यहां कहीं होगा। तो ये बी से जब मैंने टावर को देखा तो आप टावर को बी के सामने कर लो, ठीक है? क्योंकि अब इसमें मैं नहीं बना पा रहा हूं, तो ये बी है और ये टावर अपनी जगह कहीं भी हो, बी यहां मैं नहीं बना रहा हूं, बी कहीं भी हो, ठीक है? तो ये एक्चुअल में यहां था लेकिन यहां फिगर नहीं बन पा रहा था, यहां बना रहा हूं। तो बी से जब फुट को देखा, बी अभी भी जमीन पर ही है, तो टावर कहीं भी रख दो ना, यहां रख दो, ऐसे देख सकता हूं टावर मेरे सामने। तो बी से टावर के टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? सेम टावर फ्रॉम द पॉइंट बी ड्यू साउथ ऑफ इट इज 30 डिग्री, इट इज 30 डिग्री। यानी ये CD, ये पॉइंट B, तो ये H और ये H। आगे बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, अब देखो इसको कैसे फील करूं मैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 54√2, तो देखो क्या था, टावर यहां खड़ा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा समझना है इसको। ये टावर था इसके ईस्ट में, ठीक है? मैं ऐसे बता देता हूं, ये टावर इसके ईस्ट में, आप यहां से इसको देख रहे थे, ठीक है? ये टावर का फुट है, ये टॉप है, इसके ईस्ट से आप इसको देख रहे थे। कितना एंगल? 45 डिग्री। ये वाला राइट ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। इसको नाम लिख करके छोड़ दो। नाम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सर रिलेवेंस आगे काम आएगा। अब आप यहां से जब देख रहे थे ऐसे, अब यहां से आप साउथ में गए, बी में, बी से गए, इसको देखा, तो आपने अभी कौन सा ट्रायंगल कंप्लीट किया? ये वाला, ये टावर, ये बी से आपने बी से ऐसे देखा, तो बी टावर का टॉप डी, फुट सी, बी, बी एक के इधर है लेकिन नया ट्रायंगल आ गया,
बी से आपने देखा डी को, तो ये क्या हो गया, बी पी डी, बी सी, सॉरी वो टावर का फुट सी, वापस से देख लो, ये सी है ये डी है, यहां ए था ये बी आया, बी सी डी, बी सी डी बन गया। ओके, अब एक और ट्रायंगल बन रहा है, जब आप ऐसे देख रहे थे फिर आपने बी ऐसे ले लिया, ये वाला ट्रायंगल भी आपने बना लिया। अब देखो नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पॉइंट ए बी और ये फुट, जितने राइट ट्रायंगल ऑब्जर्व कर पाओगे तभी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं कर पाए तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। फिर बोल रहा हूं हाइट एंड डिस्टेंस का एक ही टिप है, राइट ट्रायंगल्स ऑब्जर्व हो गए तो क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी नहीं होगा। तो एक राइट ट्रायंगल और था, कौन सा वाला, फील करना, जमीन पर ए से बी गया, ये फुट था यहां पर टावर का सी, ये वाला ट्रायंगल भी बनेगा। ठीक है, अब इन तीन ट्रायंगल्स को हैंडल करना है। ठीक है, करते हैं। ए और बी के बीच की डिस्टेंस 54√2। आपसे क्या पूछा है, देन द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर इज, h पूछा है। इस ट्रायंगल का फायदा उठाओ, अगर ये h तो ये भी h, AC h हो गया, यहां पर भी अपडेट कर दो, जो आप किसी उससे निकालो, क्योंकि ये AC और ये AC कॉमन है। ठीक है, एक बार फिगर बना लो ना, फिर आप आराम से अपनी नोटबुक में या रफ पेपर में क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये तीन फिगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो आगे मत देखना, और समझ में आ गए तो फिर आप खुद कर लोगे। ये h अपडेट कर दिया, AC और कहीं भी क्या, AC या CD, CD है इसमें अपडेटेड है, AC कहीं और है क्या, नहीं है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इस ट्रायंगल से हमने कुछ फायदा नहीं उठाया, 30 के सामने h, तो ये क्या हो जाएगा √3h, BC क्या हो गया √3h। अब मुझे नहीं लगता कि आपसे नहीं होगा, सिंपल है ना, √3h, या इसमें क्या लगा दो, PGT, तो PGT पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। इस राइट ट्रायंगल से ये मदद मिली, इस राइट ट्रायंगल से ये मदद मिली, ये दोनों को थर्ड राइट ट्रायंगल में डाला और क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, √3h का स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस h स्क्वायर इज इक्वल टू 54√2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया, 3h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, 2h स्क्वायर 54√2 का होल स्क्वायर। मुझे h से मतलब है, स्क्वायर रूट लिया, √2h इज इक्वल टू 54√2, √2 से √2 बटा h कितना आया, 54। ठीक है बच्चों, टीचर के लिए इजी होती है चीजें, तो मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा अरे IIT निकालना बहुत आसान है, जेईई में निकालना बहुत आसान है, लेकिन एक चीज बोलूंगा, जो भी समझो अच्छे से समझो, थोड़ा पढ़ो लेकिन क्वालिटी पढ़ो। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस की आज हमने 5 प्रॉब्लम्स की, और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की कि दे आर वेरी सिंपल, बस डिपेंड करता है कि आपका इमेजिनेशन कितना फास्ट है। और टिप मैं आपको दे चुका हूं, टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है मार्गदर्शन, गाइडेंस। तो गाइडेंस क्या दी मैंने, कसम खा लो आज के दिन, अब हम कसम खाते हैं कि जब जब भी हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम करेंगे, जितने राइट ट्रायंगल्स बन रहे होंगे वो सब हमारे रफ पेपर पर होने चाहिए। ठीक है, उतने में आपसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी टिप्स तो मैंने आपको दी हुई है, ये एचएस लिखने वाली, 30 के सामने h तो ये √3h, ये सब मैंने आपको दिया हुआ है। ये प्रॉब्लम मैं मानता हूं थोड़ी सी डिफिकल्ट है बिगिनर्स के लिए, या जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को हैंडल करते हैं उनके लिए भी, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत सिंपल है जिनका इमेजिनेशन एकदम एक्चुअल है या सही है। फिगर बनाने के पीछे नहीं पढ़ना है, इमेजिनेशन से फिगर कन्वर्ट करने के पीछे पढ़ना है, फिर राइट ट्रायंगल्स को ही फोकस करना है। तो आज के इस लेक्चर में हमने हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स देखी, जेईई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इसको समझना है। और होमवर्क है आपका, आपको निपटाने हैं प्रीवियस ईयर्स जेईई मेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम 2015 टू 2020। ट्रिग्नोमेट्री के और भी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको पहचान में आ जाएगा, मतलब मुझे टिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे ही 3-3, 4-4 लाइन के क्वेश्चंस दिखेंगे आप समझ जाओगे कि हाइट एंड डिस्टेंस का है। 2015 से लेकर के 2020 जनवरी अपडेटेड मटेरियल के लिए क्या करोगे, कॉल हेमंत सर या कॉल 9630588100 और गेट द क्वेश्चंस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। जो भी डाउट हो पूछ लो, पूछने का तरीका आपको बताया हुआ है कि कैसे पूछना है। वेबसाइट का जो अपना, अब तो वेबसाइट पर अपने को सब कुछ बहुत कन्वीनियंट है, आप भी खुद बोलते हो, सब लोग तारीफ करते हैं कि बहुत आसान है डाउट पूछना। और बच्चों जो डाउट्स का सिस्टम है वो आपको पता है कि अभी हम लोग सारे के सारे लोग विद इन 1 आवर आपको डाउट का रिप्लाई भेज देते हैं। तो अब डाउट पूछो, हम लोग रेडी हैं आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए।
तो आज के लिए इतना काफी है। बाय बाय एवरीवन।